गुड आफ्टरनून। तो कल पढ़ रहे थे अपन डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, और उसमें अपन फॉर्मली पढ़ रहे थे डिमांड क्या होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो क्या होती है डिमांड? डिमांड किसको कहते हैं? वस्तु और सेवा की वह मात्रा होती है जो कि कोई उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। इसको अपन क्या कहते हैं? डिमांड या मांग कहते हैं। अब ये किस किस बात से प्रभावित होती है? तो सबसे पहला कारक कौन सा है? कीमत। कि अगर कीमतें ज्यादा होगी, अगर किसी चीज की कीमत ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी, और कीमतें कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड जो और कीमत के अंदर जो है वो नकारात्मक संबंध होता है। दूसरा, उपभोक्ता की आय, जो कंज्यूमर, उसकी इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ा देता है। और साथ साथ कौन सी चीजों की डिमांड करता है? ऐसी चीजों की डिमांड करता है जो कि जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। उसके बाद में जनसंख्या अगर किसी देश में बढ़ जाती है तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। और इसके अलावा रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुओं में दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं, और दूसरी प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो कौन सी होती है? जब दो वस्तुओं को अपन साथ में ही प्रयोग में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या था उसका? मोबाइल और चार्जर। मोबाइल और चार्जर दोनों को साथ में प्रयोग में लिया जाता है। तो इसके अंदर कैसे प्रभावित होती है? तो अगर चार्जर की कीमतें बढ़ जाए या फिर ये जो पूरक वस्तु है इसकी कीमत बढ़ जाए तो जो मुख्य वस्तु उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रतिस्थापन वस्तुएं, जो वस्तुएं एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग किया जा सके उसको अपन कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी। और इसमें कैसे होता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड है अगर उसकी कीमतें बढ़ गई है या फिर उसके जो लोग है उसकी कीमतें बढ़ गई तो लोग दूसरी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर कॉफी की कीमत बढ़ गई तो लोग कॉफी पीना बंद कर देंगे और क्या किसका पीना शुरू कर देंगे? चाय। तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। अब चाय की डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि कॉफी की कीमतें बढ़ गई है। फिर इसके बाद में फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, कि भविष्य की कीमतों के बारे में क्या सोचना है। अगर भविष्य की कीमतों के बारे में सोचा जाता है कि भविष्य में कीमतें कम होगी तब तो क्या मानेंगे? तब क्या, अगर भविष्य में कीमतें कम होगी तो वर्तमान में डिमांड को कम कर दिया जाएगा। और यह सोचा जाए कि भविष्य में कीमत बढ़ जाएगी तो वर्तमान में डिमांड क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। तो और फिर एक होता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, की जिसका ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसका भी डिमांड जो है लोग ज्यादा करते हैं। इसके बाद एक और फैक्टर होता है इसमें, सात लिख लिए, कितने फैक्टर लिख लिए थे? 6। तो अगला फैक्टर और लिखो एक, वो है उपभोक्ता की पसंद और रुचि। चॉइस एंड है क्या है? किसका प्रेफरेंस? हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हाँ, उपभोक्ता की पसंद और रुचि, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की पसंद और रुचि, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। कि भाई ये जो डिमांड होती है वो कई बार किससे प्रभावित होती है? कि उस जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको खुद को कौन सी चीज पसंद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीमतों की तरफ ही ध्यान देखा दिया जाए। कई बार जो है व्यक्ति की खुद का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, और जैसा पर्टिकुलर टेस्ट होगा, किसी आदमी को पढ़ने का शौक है तो वो किताबों की डिमांड बढ़ा देगा, किसी आदमी को गाने सुनने का शौक है तो वो म्यूजिक के जो एल्बम्स होंगे उनकी डिमांड को बढ़ा देगा। तो जिसका जैसा शौक होता है उसके आधार पर उन चीजों का क्या बन जाता है? उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो ये होते हैं डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगला है डिमांड के प्रकार। देखो, मांग के प्रकार। मांग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिमांड। मांग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिमांड। मांग में सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष मांग। पहला लिखो प्रत्यक्ष मांग, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, ये क्या होता है? प्रत्यक्ष मांग कौन सी डिमांड होती है? तो जब किसी वस्तु या किसी सेवा का जो डिमांड है वो सीधे कंज्यूमर के द्वारा की जाए। किसके द्वारा की जा रही है? कंज्यूमर के द्वारा की जा रही है। और क्यों कर रहा है कंज्यूमर? क्यों करेगा? खुद के उपभोग के लिए। जैसे अगर आप कोई चाय की थड़ी पर गए और वहां से आपने क्या मांगी है? चाय। तो ये जो चाय की जो डिमांड की है वो किसके लिए ली है? चाय तुमने किसके लिए ली है? खुद को पीने के लिए ली है। तो ये जो डिमांड है ये कैसी है? डायरेक्ट डिमांड है। इसको प्रत्यक्ष मांग कहते हैं। तो एक तो डायरेक्ट होती है, एक होती है इनडायरेक्ट डिमांड।
अप्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग कौन सी होती है? तो जो ये चाय बनाने वाला है, देखो एक तो ये चाय, और ये किसने की? उपभोक्ता ने, कंज्यूमर ने डिमांड की है ये। तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड तो कैसी है? डायरेक्ट। और फिर ये चाय जो बनाने वाला है, ये खुद कहीं से दूध खरीद के लाया होगा, चीनी भी खरीद के लाया होगा, चाय की पत्ती भी खरीद के लाया होगा। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों की डिमांड जो है क्या है? यह है इनडायरेक्ट। तो एक तो होती है डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डिमांड तो किसकी होती है? उन चीजों की होती है जिसको सीधे उपभोग किया जाता है। और ऐसी जो वस्तुएं होती है, इन वस्तुओं को कहते हैं अंतिम वस्तु है, ये फाइनल गुड है। फाइनल गुड है जो कि जिसने उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, और अब वो कंजप्शन के लिए रेडी है, उसको अब सीधा उपभोग किया जा सकता है। तो जो फाइनल गुड्स की डिमांड होती है, अंतिम वस्तुओं की जो डिमांड होती है, उसको तो क्या कहते हैं अपन? डायरेक्ट डिमांड। और ऐसी चीजें जिनको अभी उत्पादन की प्रक्रिया में यूज किया जाएगा, इन सबको यूज करेंगे और यूज करके क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट बनाएंगे। और ऐसी चीजों की जो डिमांड होती है उसको क्या कहते हैं अपन? इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। तो एक तो प्रत्यक्ष मांग होती है, दूसरी अप्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष मांग, यह मांग सीधे उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। दिस डिमांड इज डायरेक्टली रेज्ड बाय कंज्यूमर। यह मांग सीधे उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। दिस डिमांड इज डायरेक्टली रेज्ड बाय कंज्यूमर। यह मांग सीधे उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। यह अंतिम वस्तुओं की मांग है। इट इज द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। यह अंतिम वस्तुओं की मांग है। अंतिम वस्तुओं की मांग है। इट इज डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। ये अंतिम वस्तुओं की मांग है। अंतिम वस्तुएं क्या होती है? अंतिम वस्तुएं किसको कहते हैं? वे वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब किसके लिए रेडी है? वो कंजप्शन के लिए रेडी है। तो लिखो ये भी, वे वस्तुएं, दोज गुड्स विच हैव कंप्लीटेड द प्रोडक्शन प्रोसेस। वे वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। द गुड्स विच हैव कंप्लीटेड द प्रोडक्शन प्रोसेस। वे वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। द गुड्स विच हैव कंप्लीटेड द प्रोडक्शन प्रोसेस। तथा वे उपभोग के लिए तैयार है, एंड आर रेडी फॉर कंजप्शन। तथा उपभोग के लिए तैयार है, एंड आर रेडी फॉर कंजप्शन। एंड आर रेडी फॉर कंजप्शन। ये कौन सी लिपि में लिख रहे हो? ये इधर देखो सामने, ये क्या लिख रहे हो? ये सही से लिखो, ऐसे क्या लिख रहे हो? ऐसे है तो इसको सही करो, राइटिंग ऐसी है तो थोड़ा धीरे धीरे लिखो इसको। नीचे पकड़ो उसको, पेन को जो नीचे से पकड़ो, इतना ऊपर से मत पकड़ो। हाँ ऐसा, हाँ थोड़ा सा जोर लगा के उठो। हाँ, तो इसके बाद में ये हो गया कौन सी मांग है? प्रत्यक्ष मांग। इसके बाद अगला लिखो अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड। अगला लिखो अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड। अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड। यह मांग उत्पादन की प्रक्रिया के लिए की जाती है। दिस डिमांड इज रेज्ड। यह मांग उत्पादन की प्रक्रिया के लिए की जाती है। दिस डिमांड इज रेज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। यह मांग उत्पादन की प्रक्रिया के लिए की जाती है। दिस डिमांड इज रेज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। यह मांग उत्पादन की प्रक्रिया के लिए की जाती है। अर्थात मध्यस्थ वस्तुओं की मांग है। इट मीन्स इट इज द डिमांड, अर्थात मध्यस्थ वस्तुओं की मांग है। इट मीन्स इट इज डिमांड ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, अर्थात मध्यस्थ वस्तुओं की मांग है। मध्य वस्तुओं की नहीं, मध्यस्थ वस्तुओं की। पूरा लिखो, मध्यस्थ, अर्थात मध्यस्थ वस्तुओं की मांग है। इट इज डिमांड ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यस्थ वस्तुओं की मांग है।
अब तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अभी तो लिखो, तुम जल्दी में हो। मैं 2 बार बोल रहा हूँ तो भी तुम धीरे धीरे लिखो इसको आराम से, और हाथ पे से पेन को जोर से पकड़ो, ऐसे थोड़ा टाइट पकड़ो, ये ऐसे कंट्रोल में रहना चाहिए, ऐसे नहीं इधर से उधर चला जाए। हाँ, ये तो राइटिंग तो तुम सुधारने की कोशिश करोगे तो सुधरेगी। भाई ऐसे तो नहीं हो कोई बिल्कुल अपन को बहुत अच्छे लिखने लग जाएंगे, वैसे बहुत भी सुंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, पर कम से कम पढ़ने में आ जाए वैसे तो लिखो। हाँ, कहीं तू खुद ही पढ़ो और बाद में कोई ये क्या लिखा था मैंने, ये कौन सा ज्ञान उतरा था मेरे अंदर जो मैं ये लिख दिया, ये कौन सी लिपि है ये। फिर बाद में कभी कोई हजारों साल बाद खुदाई होगी तुम्हारी ये निकल गई डायरी, तो फिर उनको लगेगा कि यार वो लोग पता नहीं कौन थे, कौन सी भाषा यूज में लेते थे। अप्रत्यक्ष मांग, तो एक तो अप्रत्यक्ष मांग और दूसरी कौन सी है, अप्रत्यक्ष। मेरी भी राइटिंग अच्छी नहीं है वैसे, मेरी भी राइटिंग अच्छी नहीं है, पर फिर भी अपनी कोशिश करें तो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। आगे और लिखो। एक तो होती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसके बाद में अगली है संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड। संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड, ये क्या होती है? तो संयुक्त मांग होती है जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है। डिमांड जब कैसी हो, एक साथ हो। एक साथ कब करेंगे? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की डिमांड एक साथ क्यों करेंगे? दूसरी वस्तु कैसी हो, अगर पूरक वस्तु हो, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, तब तो अपन को क्या करनी पड़ेगी, एक साथ डिमांड जो है वो करनी पड़ेगी। आपने अगर कार खरीदी है तो आपको डीजल भी खरीदना पड़ेगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों की डिमांड क्या की जा रही है, एक साथ की जा रही है। और एक साथ जब डिमांड की जाती है तो ऐसी डिमांड को कहा जाता है संयुक्त मांग या जॉइंट डिमांड। देखो, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, व्हेन डिमांड ऑफ 2 or more goods, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, व्हेन डिमांड ऑफ 2 or more goods इज डन साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, यह पूरक वस्तुओं की मांग है। इट इज डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यह पूरक वस्तुओं की मांग है। इट इज डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यह पूरक वस्तुओं की मांग है। इट इज डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसको तो क्या कहते हैं, कौन सी डिमांड है ये, संयुक्त मांग। एक होती है समग्र मांग, समग्र मांग, कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड कौन सी होती है, समग्र मांग किसे कहा जाता है? तो समग्र मांग का मतलब होता है कि चीज तो आपने एक ही ली है, ठीक है, और उसका आप कई जगहों पर प्रयोग कर सकते हो, कि एक ही वस्तु है और इस एक वस्तु का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज होती है, ऐसी चीज की जो डिमांड होती है, उस डिमांड को क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट डिमांड जो है वो कहते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज होती है, एक ही वस्तु है जिसका प्रयोग कई जगह होता है, कौन सा है, दूध। दूध का प्रयोग जो है कैसे कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, दूध से जो है वो आप चाय भी बना सकते हो, सीधे भी पी सकते हो, कोई मिल्क शेक भी बना सकते हो, दही भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक ही चीज है और उसका प्रयोग क्या किया जा सकता है, अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है। तो एक ही वस्तु को अगर बहुत सारी जगहों पर यूज किया जा सके, तब ऐसी डिमांड को या ऐसी वस्तुओं की जो डिमांड होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंपोजिट डिमांड या समग्र मांग। देखो, जब या ऐसी वस्तुओं की मांग, डिमांड ऑफ गुड्स, ऐसी वस्तुओं की मांग, ऐसी वस्तुओं की मांग जिनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सके, विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसका प्रयोग या जिनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए, जिनका प्रयोग, ऐसी वस्तुओं की मांग जिनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सके, ठीक है। तो ये कौन, जैसे जैसे कौन सा है, दूध, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, डिमांड ऑफ मिल्क, जैसे दूध की मांग, डिमांड ऑफ मिल्क।
ऐसे दूध भी हो सकता है, चीनी भी हो सकती है, इसका प्रयोग भी जो है वो एक ही चीज है, उस प्रयोग किया जा सकता है अलग अलग जगह। पानी का प्रयोग भी बहुत सारे कार्यों के लिए किया जा सकता है, नहाने के लिए कर लो, भोजन बनाने के लिए कर लो, पीने के लिए कर लो, कुछ शिकंजी बनाने के लिए कर लो, जो करना है उसके लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो एक ही चीज है, उसका अलग अलग जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक होता है प्रतिस्पर्धी मांग, कॉम्पिटिटिव डिमांड। अगला है प्रतिस्पर्धी मांग, कॉम्पिटिटिव डिमांड, प्रतिस्पर्धी मांग, कॉम्पिटिटिव डिमांड। प्रतिस्पर्धी मांग कौन सी मांग होती है? कंपटीशन होता है। कंपटीशन किसके अंदर होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। तो ये डिमांड जो है किसके कारण क्रिएट हो गई है? इसके कॉम्पिटिटर के कारण। और कॉम्पिटिटर कौन सा कॉम्पिटिटर है? तो जो सब्स्टिट्यूट गुड है। तो सब्स्टिट्यूट गुड जैसे अपने कल एग्जांपल लिया था, एक तो कॉफी और एक चाय। तो कॉफी की कीमतें बढ़ गई थी, और कॉफी की कीमतें बढ़ने के कारण किसकी डिमांड बढ़ गई? चाय की डिमांड जो है वो बढ़ गई। ये जो डिमांड होती है इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धी मांग। चलो, यह मांग प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण उत्पन्न होती है। दिस डिमांड इज जनरेटेड ड्यू टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। यह मांग प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण उत्पन्न होती है। दिस डिमांड इज जनरेटेड ड्यू टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। यह मांग प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद एक होती है व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल डिमांड। अगला देखो, व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल डिमांड। व्यक्तिगत मांग क्या होती है? तो जब मांग की गणना किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से की जाए। डिमांड की गणना किसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं? एक आदमी के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, एक कंज्यूमर के दृष्टिकोण से करो तो उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग। जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है, ये व्यक्ति है, इसके पास में 10 रुपए हैं, और ये क्या खरीदना चाहता है? ये आइसक्रीम खरीदना चाहता है। और आइसक्रीम की अलग अलग कीमतें होंगी, और उन कीमतों के आधार पर क्या डिसाइड होगी? इसकी डिमांड। अब अगर आइसक्रीम जो है वो उसकी कीमत 1 रुपया है, कितनी कीमत है? 1 रुपया, तो ये कितनी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा? 10। तो डिमांड कितनी हो गई? 10। और अगर आइसक्रीम की कीमत 2 रुपये हो तो ये 5 खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर 10 रुपये हो तो 1 खरीदने के लिए तैयार होगा। और 20 रुपये हो तो कोई कुछ नहीं खरीदेगा, 0। तो इस प्रकार ये जो डिमांड है, ये अब ये डिमांड किसके दृष्टिकोण से देखिए? एक ही व्यक्ति है, यहां पर अपन ने एक ही व्यक्ति ले रखा है। पर बाजार के अंदर एक व्यक्ति नहीं होता। बाजार के अंदर तो जो है बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण से देखेंगे तब उसको कहेंगे बाजार मांग। तो उसको नाम क्या दे दिया जाएगा? बाजार मांग। तो एक तो होती है व्यक्तिगत मांग और दूसरी होती है बाजार मांग। तो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड जो होती है वो तो सिंगल जो कंज्यूमर है उसके दृष्टिकोण से, और मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं तब कौन से होगी? मार्केट डिमांड या बाजार मांग होती है। देखो, व्यक्तिगत मांग, जब मांग की गणना, व्हेन डिमांड इज कैलकुलेटेड, जब मांग की गणना किसी एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से की जाती है। व्हेन डिमांड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन कंज्यूमर, जब मांग की गणना किसी एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से की जाती है। व्हेन डिमांड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन कंज्यूमर, जब मांग की गणना किसी एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से की जाती है। व्हेन डिमांड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन कंज्यूमर। ये तो गई कौन सी? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत बात के बाद अगला बाजार मांग, मार्केट डिमांड, बाजार मांग। जब मांग की गणना बहुत से उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से की जाए। व्हेन डिमांड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मल्टीपल कंज्यूमर्स, जब मांग की गणना बहुत से उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से की जाए। व्हेन डिमांड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मल्टीपल कंज्यूमर्स,
जब मांग की गणना बहुत से उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से की जाए। तो इसको अपन क्या कह देते हैं, बाजार में। तो टोटल कितनी हो गई ये, 7। सबसे पहला कौन सा था, प्रत्यक्ष डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड कौन सी होती है, जो कि कौन करता है, सीधे उपभोक्ता, सीधे कंज्यूमर करता है। कैसी वस्तुएं होती है वो अंतिम वस्तु होती है। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है, फाइनल गुड्स कौन सी होती है, जिसने प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा कर लिया है, जिसने प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा कर लिया है, उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और अब वो उपभोग के लिए तैयार है। ऐसी जो वस्तुएं होती है उनकी जो डिमांड होती है उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट। पर जब भी अपन किसी भी चीज को उत्पादित करते हैं तो उत्पादन करने के अंदर अपन को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और जो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे अपन ने कहा कि ये मान लो कि कार है, ये कार उत्पादित हुई, तो ये कार उत्पादित हुई तो ये तो इसका यूज कौन करेगा, सीधे कंज्यूमर, सीधे कंज्यूमर को यूज करेगा। तो ये तो कैसी वस्तु है, फाइनल। और इसकी जो डिमांड होगी वो तो डिमांड कौन सी होगी, वो तो डायरेक्ट डिमांड होगी। अब ये कार उत्पादित कहां हुई होगी, फैक्ट्री में, किसी कार की कोई फैक्ट्री होगी वहां उत्पादित हुई होगी, और उस फैक्ट्री के अंदर आपने स्टील का प्रयोग भी किया होगा, आपने उसमें कुछ जो है वो ये टायर का प्रयोग भी किया होगा। तो ये टायर का प्रयोग, स्टील का प्रयोग, इंजन का प्रयोग, ये जो इनकी जो डिमांड है, ये डिमांड कैसी है, इनडायरेक्ट। क्योंकि ये वस्तुएं कैसी है, मध्यस्थ। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, मध्यस्थ, इंटरमीडिएट गुड्स। ये तो होती है इंटरमीडिएट गुड्स, और ये गुड होती है कौन सी है, ये फाइनल गुड। तो फाइनल गुड की जो डिमांड होती है वो तो डायरेक्ट डिमांड, और इंटरमीडिएट गुड की जो डिमांड होती है वो इनडायरेक्ट डिमांड। तो एक तो होती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर दूसरी होती है ज्वाइंट। तीसरा जो है वो कौन सी है, ज्वाइंट, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग कौन सी होती है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की डिमांड एक साथ की जाए। कि आप जो है जूते खरीदने गए और साथ में मोजे भी लिए, तो ये जूते और मोजे दोनों साथ में ले लिए, ये कौन सी डिमांड हो गई, ये संयुक्त मांग जो है वो हुई। इसके बाद में कौन सी है, समग्र। समग्र मतलब एक चीज लो और उसका प्रयोग जो है वो क्या किया जा सकता है, कई जगहों पर उसका, कई कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए जो है शुरुआत में व्यक्ति सोचता नहीं है मैं किस काम के लिए ले जा रहा हूँ, पढ़ा है वो चीज पढ़ी है तो उसके बाद में वहां पढ़ी है तो फिर सोचता जाता है कि अच्छा इससे ये भी किया जा सकता है, इससे तो ये भी किया जा सकता है, इससे तो ये भी किया जा सकता है। तो जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया कौन सा, दूध, कि आप दूध लेकर आए और उसका प्रयोग कई जगहों पर किया जा सकता है, वो कौन सी डिमांड है, कंपोजिट डिमांड। फिर आता है एक कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव डिमांड कौन सी होती है, प्रतिस्पर्धी मांग, जो कि किसके कारण उत्पन्न होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण जो उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद में इंडिविजुअल, जब जो डिमांड है उसकी गणना एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से की जाए, और जब बहुत से व्यक्ति हो जाए तो मार्केट डिमांड, जो व्यक्तिगत और बाजार में। अब दूसरा है आपूर्ति, अगला लिखो, आपूर्ति, सप्लाई। तो इस आपूर्ति की क्या परिभाषा होती है, तो जैसे डिमांड में अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, तो डिमांड की परिभाषा, फिर डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर डिमांड के टाइप। तो बस वैसे ही आपूर्ति की परिभाषा, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और आपूर्ति के टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो आपूर्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। आपूर्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो आपूर्ति कौन करवाएगा, कौन उपलब्ध करवाएगा चीजों को, या तो कोई उत्पादक होगा, प्रोड्यूसर होगा, या विक्रेता होगा, सेलर होगा। उत्पादक या विक्रेता, ये उत्पादक और विक्रेता क्या उपलब्ध करवाएगा, या तो वस्तु उपलब्ध करवाएगा, गुड्स, या फिर सर्विसेज, वस्तु या सेवा, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान। सर्टेन टाइम पीरियड, निश्चित समय सीमा में, और अलग अलग कीमतों पर, विभिन्न कीमत, डिफरेंट प्राइसेस। तो उत्पाद, ये सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कहते हैं वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उत्पादक या विक्रेता, वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित समय के दौरान विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। इट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ प्रोड्यूसर और सेलर इज रेडी टू प्रोवाइड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। इसको क्या कह देंगे अपन,
ये किसकी डेफिनेशन हो गई? सप्लाई की। तो लिख दो इसको परिभाषा, वस्तु या सेवा की वह मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उत्पादक या विक्रेता, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ प्रोड्यूसर और सेलर, वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उत्पादक या विक्रेता निश्चित समय सीमा में विभिन्न कीमतों पर, quantity of goods or services which a producer or seller is ready to provide at different prices during a certain time period. वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उत्पादक या विक्रेता निश्चित समय सीमा में विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है, is ready to provide at different prices, is ready to provide at different prices during a certain time period. वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उत्पादक या विक्रेता विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय सीमा में उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है, उसको क्या कह देते हैं अपन? आपूर्ति कह देते हैं, उसको जो है वो सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, अब ये सप्लाई कैसे कैसे प्रभावित होती है? किसी भी चीज की सप्लाई होगी, आपूर्ति होगी, तो कौन कौन से कारक होंगे उसको जो कि उसको प्रभावित करेंगे? तो लिखो, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आपूर्ति को प्रभावित कैसे कैसे आपूर्ति प्रभावित होती है, सप्लाई कैसे प्रभावित होती है? तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो तो क्या होगा? प्राइस। सबसे पहला फैक्टर तो क्या है? प्राइस, कीमत। पहला लिखो कीमत। कीमत कैसे प्रभावित करती है आपूर्ति को? जैसे जैसे चीजों की कीमतें बढ़ती है वैसे वैसे आपूर्ति भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे अपन ने जो एग्जांपल देखा था कि जब कीमतें बढ़ी, कीमतें बढ़ेगी तो जो भी उत्पादक होगा और जो भी बेचने वाला व्यक्ति होगा उसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि मैं और प्रॉफिट कमाऊं। तो और प्रॉफिट कैसे कमाऊं? तो और प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है? तो उसके लिए आपको और निवेश करना पड़ेगा, और निवेश करना पड़ेगा, और वो जो निवेश है उसके बाद में आप क्या करोगे? सप्लाई को बढ़ा दोगे। तो सप्लाई कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे क्या होती जाती है? प्राइस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है तो उत्पादकों को लाभ होता जाता है, और जैसे जैसे उत्पादकों को लाभ होता जाता है तो वैसे वैसे वो क्या करते रहते हैं? वो और निवेश करते हैं, और निवेश करते हैं, चीजों की सप्लाई क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे अभी ये रोड है ना, ये जो गोपालपुरा बाईपास वाली, इस पर पहले जो ऐसे कोई कोचिंग है कोई नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पर कोई दूसरी चीजें भी नहीं थी, कोई पीजी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करते थे, कोई पीजी नहीं थी, कोई लाइब्रेरी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद में जैसे कोचिंग आई तो स्टूडेंट आए तो यहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों से उन्होंने, स्टूडेंट गए उनके घर पे, घंटियां बजाई, वैसा कमरा आ गया। तो फिर एक बार किसी ने दे दिया, किसी ने मान लो कमरा दे दिया 10,000 रुपए के अंदर, कि ये कमरा है, कितने में दे दिया? 10,000 में। अब घर में 5 कमरे थे, खुद लोग 4 में रहने लगे और एक कमरा किराए पर दे दिया। अब एक किराए पे दे दिया तो उससे 10,000 रुपए मिलने लगे। फिर थोड़े दिनों बाद में कोई और दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसने कहा कि नहीं मैं तो 15,000 देने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी को लगा कि यार, और उसने वो वाला कमरा कितने में दे दिया? 15 में। तो 10 से कितने बढ़ गई कीमत? बढ़कर 15 हुई। और जैसे 15 हुई तो उस आदमी का दिमाग चला गया, यार 15,000 रुपए मिल रहे हैं अपन को एक कमरे के, और अपने पास में टोटल कमरे कितने हैं? 5, जिसमें 4 में अपन रहते हैं। तो अगर ये पांचों के पांचों कमरों पर अपन दे दे तो कितने मिलेंगे? 75,000 रुपए मिल जाएंगे। और खुद क्या करेंगे? फिर खुद कहां जाएंगे? तो खुद अपन, यार यहां रहना कौन सा जरूरी है, अपन किसी दूसरी जगह किसी फ्लैट ले लेते हैं, 25,000 में फ्लैट ले लेंगे, अपन किराए पर चल जाते हैं, और अपना ये जो मकान है ये किस पे चढ़ा देते हैं? ये किराए पर। तो पांचों के पांचों कमरे किस पे चढ़ा दिए? किराए पर। तो पहले कमरे की सप्लाई 1 थी, फिर कितनी हो गई? 5 हो गई। अब उसको 5 की कमरे की सप्लाई होगी, और खुद 25,000 में कहीं और जगह पर वो आदमी रहने लग गया तो उसको महीने की कितनी कमाई हो रही है? टोटल 50 रुपए का उसका प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब थोड़े दिनों बाद में और स्टूडेंट आए, और फिर किसी ने कहा नहीं 15 नहीं, हम तो 20,000 देने के लिए
तैयार है। अब 20,000 देने के लिए तैयार है, तो उसके वो जो 4 कमरे थे या 5 कमरे उसके, उसको 20,000 रुपए मिलने लग गए। अब उसको जो है 20,000 मिल रहे हैं, तो 80,000 का प्रॉफिट जो उसको लगातार हो रहा है। 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको लगा यार ये ठीक है कि आपको बैठे बैठे कितने रुपए आ रहे हैं, 80,000 रुपए आ रहे हैं। तो फिर अपन ने ये 5 कमरे क्यों बना रखे हैं, क्यों ना अपन एक और मंजिल चढ़ाए और 5 कमरे और बना दें। तो उसने 5 कमरे क्या कर दिए, और बढ़ा दिए। फिर थोड़े दिनों बाद में एक और मंजिल चढ़ाएगा और 5 कमरे और बना देगा, फिर और 5 कमरे बना देगा। तो ये कमरों की सप्लाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि कीमतें भी बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है और उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, इसलिए बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं हो, उसको लाभ नहीं हो, अगर उसको लाभ नहीं होता कि जो पहली बार जब जैसे उसने 10,000 में कमरा दिया था, और अगर उसके बाद में कोई स्टूडेंट आता है वो कहता नहीं नहीं 10 नहीं, मैं तो 5 ही दूंगा, और 5 ही देगा, तो वो एक बार तो क्या पता दे दे, फिर थोड़ी देर बाद में उसको लगेगा अगर यार क्या झंझट पाड़ लिया अपन ने फालतू ही, इसके कितने सारे दोस्त आते हैं, ये जो है कभी रात को लेट आता है, कभी जल्दी जाता है, क्या है इसका हिसाब किताब क्या है। तो फिर पहले तो परेशान करता रहेगा, फिर थोड़ी देर में कहेगा भाई साहब जाओ, हमें जरूरत नहीं है, कोई जो है किराए पर कोई नहीं देना हमें। तो जो एक कमरे की सप्लाई थी वो भी कम हो गई। तो एक तो होता है जैसे जैसे लाभ होता जाएगा वैसे तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। और अगर प्राइसेस कम हो गई, कीमतें अगर कम होती है, तो सप्लाई भी क्या होने लग जाती है, कम होती है। तो सप्लाई बढ़ती है और सप्लाई कम होती है। देखो कीमत, जब कीमतें बढ़ती है, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, जब कीमतें बढ़ती है, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, तब उत्पादक तथा विक्रेता को लाभ होता है। देन प्रोड्यूसर और सेलर अर्न्स प्रॉफिट। उत्पादक और विक्रेता को लाभ होता है। देन प्रोड्यूसर और सेलर अर्न्स प्रॉफिट। तब उत्पादक और विक्रेता को, और सेलर अर्न्स प्रॉफिट, उत्पादक और विक्रेता को लाभ होता है, जिससे निवेश बढ़ता है, विच इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट, जिससे निवेश बढ़ता है, विच इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट, तथा आपूर्ति को और अधिक बढ़ाया जाता है, एंड सप्लाई इज फर्दर इंक्रीज्ड, तथा आपूर्ति को और बढ़ाया जाता है, एंड सप्लाई इज फर्दर इंक्रीज्ड। तो सबसे पहला तो जो है वो किसके कारण हो गया, कीमतों के कारण जो है वो आपूर्ति बढ़ेगी। और कौन से फैक्टर होंगे किसी भी चीज को आपूर्ति की, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन तो होगा, प्रोडक्शन में क्या, प्रोडक्शन करके चीजों की आपूर्ति की जाती है? कच्चे माल की उपलब्धता, किसी भी चीज की आपूर्ति कब की जा सकती है, जब कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो है वो उपलब्ध हो। अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो फिर चीजों की आपूर्ति नहीं की जा सकती। अगर जो है आपको दूध जो है वो मिले ही नहीं, अगर दूध मिल ही नहीं रहा कहीं पर, तो फिर कभी चाय की आपूर्ति नहीं की जा सकती। तो आपूर्ति तभी हो सकती है जब क्या हो, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो। तो लिखो दूसरा, दूसरा फैक्टर है कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता। यदि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, इफ रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, यदि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, इफ रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, यदि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, इफ रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, तब आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, देन सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड, तब आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, देन सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड, तब आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, देन सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड। और ट्रांसपोर्टेशन, एक और फैक्टर जो है कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन, अगला लिखो, परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के साधन, कि परिवहन के साधनों से कैसे होता है, किसी भी चीज की आपूर्ति जो है वो किसके कारण की जा सकती है,
परिवहन अगर आसानी से है तो, क्योंकि परिवहन अगर जितना अच्छा हुआ उतना ही रॉ मटेरियल को आप कहीं से भी ला सकते हो, कच्चा माल जो है वो कहीं से भी ला सकते हो। और अगर परिवहन अच्छा है तो आपने जो भी तैयार किया है, जो भी चीजें तैयार की गई है, उसको कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे मान लो कि भाई अभी गेहूं है, वो पंजाब में हो रहा है या राजस्थान में हो रहा है, तो अब यहाँ और उड़ीसा में नहीं हो रहा, उड़ीसा में नहीं हो रहा, तो वहां पर अगर अपन को आपूर्ति करनी हो, सप्लाई करनी हो, तो कहां से करेंगे, यहां से चीजों को लेके जाएंगे। अब लेकर किस में जाएंगे, कोई ट्रक में लेकर जाएंगे या फिर उसको कोई रेलगाड़ी में लेके जाएंगे। तो ट्रक और रेल जो है उसकी अगर है वहां पे हाईवे बने हुए हैं तब तो आसानी से हो सकता है, पर अगर आपने हाईवे रेल लाइन जो है नहीं बिछा रखी तब ये आपूर्ति नहीं की जा सकती। तो आपूर्ति किससे प्रभावित होने लग जाती है, वो ट्रांसपोर्टेशन से जो है प्रभावित होती है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी बाधा आ जाए, अगर परिवहन के साधनों में कोई बाधा आ जाती है, तो उसके कारण जो आपूर्ति है वो बाधित भी हो जाती है, रुक भी जाती है। जैसे अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ रूस के यूक्रेन के पास में एक सागर है। कौन सा सागर है, ब्लैक सी। कौन सा सागर है, ब्लैक सी, काला सागर है। और अब उस ब्लैक सी से कोई भी जहाज निकल नहीं पा रहा, किसी भी प्रकार का जहाज कहां से नहीं निकल पा रहा उस ब्लैक सी से, क्योंकि जैसे कोई जहाज निकले पता लगे इधर से कोई मिसाइल आई और हो गया, पूरी आपूर्ति पूरी यही हो गई। तो फिर इसलिए वो आपूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है काम के भी नहीं है, उसमें क्या आ गई है, बाधा आ गई है। अभी कुछ समय पहले एक नहर है, स्वेज नहर। कौन सी नहर है, स्वेज नहर। और इस स्वेज नहर में एक जो है वो जहाज फंस गया। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, कौन कौन से सागर को जो, एक तरफ तो है रेड सी, लाल सागर, और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी। दूसरी तरफ कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली जो है वो ये है, नहर है एक, और इस नहर को क्या कहते हैं अपन, स्वेज नहर। अब ये स्वेज नहर के अंदर जो है जहाज जाते रहते हैं, और यहां पर एक जहाज जो है वो यूं फंस गया, यूं टेढ़ा ऐसे फंस गया एक जहाज। क्या नाम था उसका, एवरग्रीन। एवरग्रीन नाम का जो है जहाज है वो क्या हो गया, इसमें फंस गया। अब ये फंस गया तो अब क्या करें, अब इसको, जहाज भी बहुत भारी जहाज था, ऐसे आसानी से हटा और नहीं, तो इसकी वजह से इधर भी जहाजों की ऐसे लाइन लग गई, नहर की इधर भी और नहर के इधर भी। और ये अब जब तक हटेगा नहीं तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, इधर से सामान इधर नहीं ले जा सकते, इधर से सामान इधर नहीं ले जा सकते। तो अगर परिवहन के साधन में कोई बाधा आ जाती है, किसी भी प्रकार का कोई डिसरप्शन हो जाता है, तो वो डिसरप्शन होगा तो चीजों जो है उसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, परिवहन के साधन। देखो, यदि परिवहन के साधन विकसित हैं, इफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डेवलप्ड, यदि परिवहन के साधन विकसित हैं, इफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डेवलप्ड, यदि परिवहन के साधन विकसित हैं, इफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डेवलप्ड, तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, देन सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड इजीली। तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, देन सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड इजीली। और चीप लेबर, कुशल श्रमिक, ऐसे लिखो, कुशल श्रमिक, स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर्स, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। तो इसमें तो खैर लिखना, तो आगे तो क्या ही लिखोगे इसको, कुशल श्रमिक क्या होते हैं, कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हो, तो उस उत्पादन करने के लिए जो जो मजदूर चाहिए तो वो स्किल्ड है या नहीं है। जहां पर इजीली ऐसे लोग उपलब्ध हो जाएंगे वहां तो चीजों को उपलब्ध करवाया जा सकता है, और अगर स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है तो फिर चीजों को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। तो अगर आप जैसे कोई बड़ा चीज बड़ी कोई चीज बनाने चाहते हो तो उसके लिए नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो है वो आपको चाहिएंगे कि इतने इंजीनियर होने चाहिए, उस पर्टिकुलर स्किल के होने चाहिए। उसी अगर वो वैसी कौशल है तब तो वो काम करेंगे, पर अगर वो कौशल नहीं होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्किल्ड लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जहां पर स्किल्ड लेबर अवेलेबल होता है वहां पर जो है चीजें उत्पादित होती है। जैसे भारत के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी इंडस्ट्री, ये आईटी इंडस्ट्री कौन से शहर में ज्यादा विकसित है,
बेंगलोर में है, ज्यादा कहां पर है? बेंगलोर में। तो बेंगलोर में ही क्यों है? बेंगलोर में ही क्यों है? क्योंकि वहां पर जो है वो शुरुआत वहां हुई, शुरुआत वहां हुई, और शुरुआत वहां होने के कारण सभी लोग कहां जाने लग गए? बेंगलोर ही जाने लगे। और इतने सारे लोग बेंगलोर चले गए एक साथ कि अब वहां पर ऑलमोस्ट सभी स्किल के लोग उपलब्ध है। कि आपको अगर कोई भी काम करवाना हो या किसी भी स्किल का अगर कोई व्यक्ति देखना हो, ढूंढना हो, तो वो बेंगलोर में क्या होगा, वो आसानी से मिल जाए। अभी जयपुर में इतनी डेवलप्ड नहीं है। तो क्यों नहीं है जयपुर में? क्यों नहीं है जयपुर में? क्योंकि जयपुर के अंदर हर स्किल का व्यक्ति जो है वो ही मिलेगा। भाई यहाँ पर तो जो है वो काम करने कौन आएगा? यहाँ तो व्यक्ति ऐसा ही हो जो कि जयपुर का हो या कोई राजस्थान का हो तो काम करे। बाकी ऐसा कोई पूरे भारत से लोग जो है वो सब आ रहे हो कि साहब जयपुर चलो, जयपुर चलो, जयपुर के अंदर जाकर काम करेंगे, ऐसा अभी ऐसा उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। और डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर कंपनी को क्या है, दिक्कत आती है कि भाई कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, किसी भी प्रकार की परियोजना है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। अब सॉफ्टवेयर बनाना है और उसके लिए मार्केट के अंदर कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, और वो नई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। ऐसा आदमी चाहिए जिसको उसकी नॉलेज हो, और वो नॉलेज होने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा? अब जयपुर के अंदर ऐसा कोई आदमी मिल ही नहीं रहा, और मिल ही नहीं रहा है तो फिर आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते। बेंगलोर के अंदर जाओगे तो वहां पर वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और भी अगर आप जो है वो यूएस में चले जाओ, सिलिकॉन वैली में चले जाओ, तो वहां पर और आसानी से मिल जाएगा आपको। और वहां आसानी से मिल जाएगा तो वहां पर जो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट होगा, सारी की सारी कंपनियां होगी, कहां पर होगी? वो ऐसी ही जगहों पर स्थापित होगी। तो ये जितनी भी टेक कंपनियां स्थापित हुई जो यूएसए के अंदर, इंडिया में तो हुई तो कहां पर? बेंगलोर में। यूएसए में स्थापित हुई तो कहां पर? सिलिकॉन वैली। यूएसए के अंदर कौन सी जगह है? सिलिकॉन वैली के अंदर जो है इनके सबके, एप्पल का हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, फेसबुक का हेडक्वार्टर, ट्विटर का हेडक्वार्टर, ये सब कहां पर है? वो सिलिकॉन वैली में ही स्थित है। और ये सब एक ही जगह है, गूगल वगैरह। तो इन्होंने एक ही जगह क्यों बनाए ऑफिस? ताकि सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी के लोग जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो स्किल्ड लेबर जो है वो ना बहुत जरूरी है। और स्किल्ड लेबर के अलावा और कौन सी चीजें होती है जो कि सप्लाई को प्रभावित करती है किसी भी चीज की? है उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट, किसी चीज को हम उत्पादित कर रहे हैं और उत्पादन की लागत ही बहुत ज्यादा है, तो हर व्यक्ति उसको उत्पादित करने की कोशिशें नहीं करेगा। भाई आपको चाय की थड़ियां बहुत सारी मिल सकती है, पर ऐसा नहीं होगा साहब आपको कोई बहुत सारी आईटी कंपनियां जो है एक साथ मिल जाएगी, या ऐसी कोई फैक्ट्रियां, कार बनाने की फैक्ट्री आपको ऐसे लाइन में मिल जाएगी। ये क्या होगी? ये सीमित ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका जो कार बनाने की जो लागत है वो बहुत ज्यादा है, जबकि चाय बनाने की लागत कम है। तो जिसकी लागत कम होती है उसकी तो आपूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है, और जिसकी लागत बहुत ज्यादा होती है तो उसकी आपूर्ति जो है वो आसानी से नहीं होती। चलिए अगला फैक्टर, कुशल श्रमिक उपलब्धता। उसके बाद अगला है उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की लागत, यदि उत्पादन की लागत, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि उत्पादन की लागत, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो, यदि उत्पादन की लागत अत्यधिक कम है, तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। देन सप्लाई कैन इजीली बी इंक्रीज्ड। तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। देन सप्लाई कैन इजीली बी इंक्रीज्ड। तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा ही उल्टा भी होता है इसका, कि अगर आपूर्ति जो है वो कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो फिर सप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कि कई बार जो है वो फिर, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो बढ़ गई है, कई बार जितनी उतनी की उतनी पूरी की पूरी उसमें प्राइस नहीं बढ़ा पाते। कीमतें तो आपकी बढ़ गई, परंतु क्या नहीं बढ़ी? प्राइस जो है आप उस तरीके से नहीं बढ़ा सकते, और उस तरीके से प्राइस को नहीं बढ़ा पाओगे तो आपको घाटा झेलना पड़ेगा। जैसे जो है अभी कुछ समय पहले आपको बता रहा था कि ये कागज की कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ रही है। कि जो कागज है उस कागज के दाम क्या होते थे, जैसे ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म होते ही कागज की डिमांड एकदम से बढ़ गई, और कागज की डिमांड बढ़ी तो इस वजह से उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ गई। कीमतें बढ़ गई तो ये जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर छापने वालों के साथ में बड़ी दिक्कतें आने लगी। कि न्यूज़पेपर को छापने की कॉस्ट उनकी बढ़ गई है, कि एक न्यूज़पेपर में एक दिन का अखबार छापो तो कोई 22 रुपए की कॉस्ट आती है, और आप जो कंज्यूमर से कितना ले रहे हो?
तो 5 रुपए 7 रुपए लेते हैं, तो कंज्यूमर से तो आप 5-7 रुपए ले सकते हो। और कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको छापने की? एक न्यूज़पेपर को छापने की 22 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। अब ये बाकी का जो अंतर है ये कहां से पूरा करोगे? इसके लिए फिर एडवर्टाइजमेंट से पूरा करो। और कोरोना के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी कम हो गए कि भाई जो है कंपनियां एडवर्टाइजमेंट दे ही नहीं रही, क्योंकि खरीद ही नहीं रहा है कोई, कंज्यूमर जो है वो है ही नहीं, बाहर निकला हुआ ही नहीं है, तो कंज्यूमर जो है वो खरीद नहीं रहा, उधर जो है वो इनकी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। तो कई जो छोटे मोटे न्यूज़पेपर थे वो तो आउट ही हो गए कि सब वो जो है छापना ही उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसकी कॉस्ट लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती गई। और जो बड़े न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी न्यूज़पेपर में जो पेजेस होते हैं उनकी संख्या को कम कर दिया, कि जहां पर वो ऐसे कोई 20 पेज छापते थे तो वहां पर 10 में के सारी बातें हम तुमको 10 में बता देंगे, तुम टेंशन नहीं मत लो। तो ये कम कर दिया उसको, जितना कम कर सकते हैं कि इसको कम करो, कि ताकि अपन जो सर्वाइव भी करें। ऐसा भी नहीं हो कि लोगों को ये लगे कि साहब ये तो न्यूज़पेपर आजकल आना ही बंद हो गया है। तो आना बंद हो गया तो लोग भूल जाएंगे थोड़े दिनों में, अगर जो है न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया तो लोग वो भूल जाएंगे। तो इस वजह से ये कॉस्ट जो है वो कॉस्ट लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जाए। अगर कॉस्ट बढ़ेगी, उत्पादन की लागत बढ़ेगी, तो फिर आप जो है वो उसको बिजनेस में नहीं रह पाओगे, आपको बाहर हो जाओगे। और कौन से फैक्टर होते हैं? टेक्नोलॉजी। एक और बड़ा जो जो कारक होता है वो कौन सा होता है? टेक्नोलॉजी का। अगला लिखो, तकनीक, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, जब अगर टेक्नोलॉजी अगर ज्यादा है, अच्छी हो रही है, तब तो क्या कर सकते हो आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो। पर टेक्नोलॉजी नहीं है तो सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। ये तो अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारा हो ही रहा है, टेक्नोलॉजी से चल रहे हो। 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम से दूसरे के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। और अभी ये जैसे ये अपन माइक का यूज कर रहे हैं, तो माइक का यूज कर रहे हैं तब इतने सारे बच्चों को लेकर साथ में बिठा सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, वरना वरना नहीं पढ़ा सकते। एक आदमी कितनी जोर से चिल्ला के बोल सकता है, और बोल सकता है तो कितनी देर बोल सकता है, ज्यादा देर नहीं बोल सकता। तो टेक्नोलॉजी, और फिर जैसे ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन है तो और ये भी अगर जैसे स्पीड इसकी और तेज हो जाए, अभी तेज है, पर अब जैसे 5G आ जाएगा, 5G आ जाएगा तो स्पीड और तेज हो जाएगी, और तेज हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं अलग कि भाई ये जो है वो अब फिजिकल क्लासरूम में बैठे हैं कि डिजिटल क्लासरूम में बैठे हैं, कुछ अंतर जो है वो लग ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। और सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, सप्लाई को तभी बढ़ाया जा सकता है, पर अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती तो ये जो सप्लाई है, सप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। देखो, तकनीक, यदि उन्नत तकनीक उपलब्ध है, इफ एडवांस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, यदि उन्नत तकनीक उपलब्ध है, इफ एडवांस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, यदि उन्नत तकनीक उपलब्ध है, इफ एडवांस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, देन सप्लाई कैन इजीली बी इंक्रीज्ड। अरे साइलेंट रखो इसको, फोन को। आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और क्या होगा? सरकार की नीतियां, वह सरकार की नीति, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार क्या कर सकती है? सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार चाहे तो किसी भी वस्तु को के उत्पादन को प्रोत्साहित भी कर सकती है और किसी को भी हतोत्साहित भी कर सकती है। सरकार को ये लगता है कि कोई वस्तु है जो कि समाज के लिए अच्छी है, तो उसके उत्पादन को तो क्या करेगी? वो बढ़ाने की कोशिशें जो है वो करेगी, और उसके लिए उत्पादन को बढ़ावा देगी कि कोई भी उसको बढ़ाए और हम आपको सब्सिडी दे देंगे, या हम आपको जो है वो इस तरीके से कोई और दूसरी सुविधाएं देंगे। तो ऐसी चीजों को बढ़ाने की कोशिशें करेगी। जैसे मान लो कोई वैक्सीन है, अभी तो कोरोना का, यार कोरोना के बाद में क्या आई? वैक्सीन। अब सरकार को था कि भाई यार वैक्सीन चाहिए अपन को, कैसे ही हो, तो इसके लिए जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, उनको सीधी सब्सिडी दी सरकार ने कि ये लो पैसे ले जाओ, और पैसे लेकर जो है हमसे पैसे लेकर आप उत्पादन करो, पर इसको उत्पादन जितनी जल्दी हो सके उतना उत्पादन जो है वो किया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिशें की गई। तो ये तो क्या हुआ? सरकार ने उसको प्रोत्साहित किया। अगर सरकार चाहती तो किसी दूसरे उत्पाद को हतोत्साहित भी कर सकती है, किसी को डिस्करेज भी कर सकती है। जैसे कोई नशीले पदार्थ होते हैं, अफीम का उत्पादन हो रहा है, तो सरकार चाहे कि नहीं इसका ज्यादा उत्पादन नहीं होना चाहिए, तो सरकार उसको क्या करती है? प्रतिबंध लगा देती है, और प्रतिबंध लगाती है तो वो उतना उत्पादन नहीं हो सकता। तो सरकार की नीतियां जो है उसको किसी भी उत्पाद को प्रोत्साहित भी कर सकती है और हतोत्साहित भी कर सकते हैं। एनकरेज और डिस्करेज दोनों किया जा सकता है।
देखो, सरकार के द्वारा किसी भी उत्पाद को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन एनकरेज और डिस्करेज एनी प्रोडक्ट। सरकार के द्वारा किसी भी उत्पाद को प्रोत्साहित और हतोत्साहित किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन एनकरेज और डिस्करेज एनी प्रोडक्ट। सरकार के द्वारा किसी भी उत्पाद को प्रोत्साहित और हतोत्साहित किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन एनकरेज और डिस्करेज एनी प्रोडक्ट। सरकार के द्वारा किसी भी उत्पाद को प्रोत्साहित और हतोत्साहित किया जा सकता है। और है नेचुरल कैलेमिटी, कई बार जो है वो क्या होती है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी हो जाती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है जिसके कारण आपूर्ति बाधित हो सकती है। देखो, प्राकृतिक परिस्थितियां, नेचुरल कंडीशंस, प्राकृतिक परिस्थितियां, नेचुरल कंडीशंस, प्राकृतिक परिस्थितियां, नेचुरल कंडीशंस। यदि प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल है, इफ नेचुरल कंडीशंस आर फेवरेबल, यदि प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल है, इफ नेचुरल कंडीशंस आर फेवरेबल, यदि प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल है, तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। देन सप्लाई कैन इजीली बी इंक्रीज्ड, तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। देन सप्लाई कैन इजीली बी इंक्रीज्ड, तब आपूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तथा यदि प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल है, एंड इफ नेचुरल कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल या अनफेवरेबल, यदि प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल है, तब आपूर्ति भी बाधित होती है। देन सप्लाई ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड, तब आपूर्ति बाधित होती है। देन सप्लाई ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड। तो एक तो क्या है, मतलब प्राकृतिक परिस्थितियां कैसी हो, अनुकूल। अनुकूल होने का मतलब, जैसे मान लो कि भाई ये एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के अंदर अगर बरसात एकदम टाइम पर हो, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा मौसम रहा, तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो आपूर्ति जो है बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और एकदम अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ गया, प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, प्रतिकूल हो गई तो जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सप्लाई बढ़ भी सकती है और सप्लाई कम भी हो सकती है। और ये किसकी वजह से हो रही है, नेचुरल कंडीशंस की वजह से। नेचुरल कंडीशन बढ़ भी सकती है, अच्छी भी हो सकती है, और नेचुरल कंडीशंस खराब भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कई बार कुछ वस्तु और सेवाओं की प्रकृति कैसी है, मतलब कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती है जो कि जल्द खराब हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती है, जल्द खराब होने वाली वस्तुएं, जैसे सब्जियां होती है, जैसे आपने टमाटर ले लिया, आलू ले लिया, प्याज ले लिया, ये क्या होगी, ये जल्द खराब हो जाएगी, ये पेरिशेबल गुड्स है। और पेरिशेबल गुड्स हैं तो इनकी आपूर्ति वर्ष भर बनाए नहीं रखी जा सकती, आप जो है ईयर लॉन्ग मेंटेन नहीं कर सकते कि पूरे साल इनकी आपूर्ति बनी रहे। इनकी डिमांड तो होती है पूरे साल, इनकी डिमांड तो जैसे अब आलू है, तो आलू की डिमांड तो पूरे साल रहेगी, लोग जो है वो समोसा खाते ही रहेंगे, या आलू के कोई ना कोई जो है वो चीजें बनती रहेगी, सब चीजों के अंदर डल जाता है, तो इसकी डिमांड तो पूरे साल रहती है, परंतु आपूर्ति जो है साल भर नहीं हो पाएगी। तो क्या करें इसका, तो इसकी आपूर्ति जो है वो ऐसे नहीं बन सकती, फिर इसके लिए आपके पास कोई स्टोरेज वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आप इसकी सप्लाई को मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उस वस्तु और सेवा की प्रकृति के ऊपर। देखो, वस्तु और सेवा की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवाओं की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ वस्तुएं जल्द खराब हो जाती है, सम गुड्स आर पेरिशेबल, कुछ वस्तुएं जल्द खराब हो जाती है, पेरिशेबल,
सम गुड्स आर पेरिशेबल, कुछ वस्तुएं जल्द खराब हो जाती है, इसलिए वर्ष भर इनकी आपूर्ति नहीं बनाए रखी जा सकती। देयरफॉर देयर सप्लाई कैनॉट बी मेंटेन्ड, इसलिए वर्ष भर इनकी आपूर्ति नहीं बनाए रखी जा सकती। देयरफॉर देयर सप्लाई कैनॉट बी मेंटेन्ड फॉर होल ईयर, इसलिए वर्ष भर इनकी आपूर्ति बनाए नहीं रखी जा सकती। देयर सप्लाई कैनॉट बी मेंटेन्ड फॉर होल ईयर। ठीक है। और कुछ वस्तुएं क्या होती है जो नॉन पेरिशेबल होती है, जो जल्द खराब नहीं होती, उनकी आपूर्ति क्या कर सकते हो आप, वर्ष भर बनाए रखी जा सकती है। तथा जो वस्तुएं जल्द खराब नहीं होती हैं, एंड सप्लाई ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड्स, तथा जो वस्तुएं जल्द खराब नहीं होती है, एंड सप्लाई ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड्स कैन बी मेंटेन्ड फॉर होल ईयर, जो वस्तुएं जल्द खराब नहीं होती है उनकी आपूर्ति वर्ष भर बनाए रखी जा सकती है। देयर सप्लाई कैन बी मेंटेन्ड फॉर होल ईयर, उनकी आपूर्ति वर्ष भर बनाए रखी जा सकती। ठीक है। और ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ये जो नेचुरल कंडीशंस ही हो गई, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस बात बराबरी। इसके अलावा एक होता है कि जो उत्पादक या विक्रेता है वो भविष्य के बारे में क्या सोचता है, उसका भविष्य की कीमतों के बारे में कैसी अपेक्षा है, भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है। अगर उत्पादक को ये लगता है कि भविष्य के अंदर कीमतें बढ़ने वाली है, क्या बढ़ने वाली है, भविष्य में कीमतें बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, वर्तमान के अंदर आपूर्ति को कम कर देगा, स्टोर करने की कोशिश करेगा कि यार अभी अपने स्टोर करो, अभी मत करो, इसको कब बेचेंगे अपन, बाद में बेचेंगे जब कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर उसको ये लगे कि भविष्य में कीमतें कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, आज ही सारी चीजों को बेचने की कोशिशें करेगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके बेचो और यहां से बाहर निकलो, क्योंकि भविष्य में कीमतें क्या होने वाली है, और ज्यादा कम होने वाली। तो ये जो विक्रेता है उसका भविष्य की कीमतों के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन किसकी, सेलर की, जो सेल करने वाला है विक्रेता है वो भविष्य की कीमतों के बारे में क्या सोचता है। तो लिखो अगले ये फैक्टर, विक्रेता की भविष्य की कीमतों के प्रति अपेक्षा, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ सेलर, विक्रेता की भविष्य की कीमतों के प्रति अपेक्षा, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ सेलर। यदि विक्रेता को लगता है, इफ सेलर थिंक्स, यदि विक्रेता को लगता है, इफ सेलर थिंक्स, यदि विक्रेता को लगता है कि भविष्य में कीमतें कम होने वाली है, इफ सेलर थिंक्स दैट प्राइसेस विल रिड्यूस इन फ्यूचर, यदि विक्रेता को लगता है कि भविष्य में कीमतें कम होने वाली है, इफ सेलर थिंक्स दैट प्राइसेस विल रिड्यूस इन फ्यूचर, तब वह वर्तमान में, देन सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड इन प्रेजेंट, तब वर्तमान में आपूर्ति को बढ़ा दिया जाता है, देन सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड इन प्रेजेंट, तब वर्तमान में आपूर्ति को बढ़ा दिया जाता है, देन सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड इन प्रेजेंट। तथा यदि, एंड इफ सेलर थिंक्स, तथा यदि विक्रेता को लगता है, एंड इफ सेलर थिंक्स कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली है, एंड इफ सेलर थिंक्स दैट प्राइसेस विल इंक्रीज इन फ्यूचर, कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली है, if the seller thinks that prices will increase in future, तब वर्तमान में, then supply will be reduced in present, तब वर्तमान में आपूर्ति को कम कर दिया जाता है, then supply will be reduced in present,
वर्तमान में आपूर्ति को कम कर दिया जाता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, आपूर्ति को। चलो फिर आज के लिए तय करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास।